प्रिंसिपल के लड़के ने, जिसने कभी किसी की आंखों में उठकर देखने की हिम्मत नहीं दी थी, उस दिन बीच सड़क पर एक ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरे शहर की सांसें रोक दी। शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे की। हल्की धूप, सड़क पर भीड़ कम और कॉलेज जाने वाली लड़कियों की टोलियां अपने अपने सपनों में खोई हुई। उन्हीं में से एक थी सानवी, गरीब घर की लेकिन दिल से अमीर। उसके पास नई किताबें नहीं थी, नोटबुक के पन्ने भी आधे थे, मगर उसकी आंखों में चमक किसी हीरे से कम नहीं थी। उसी चमक ने शायद किसी को चुभन दी थी। उधर कॉलेज के बाहर सफेद रंग की चमकदार कार आकर रुकी। कार के बोनेट पर उछलकर बैठने वाला लड़का था आर्यन मल्होत्रा, कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा। पैसा, पावर और दादागिरी तीनों उसमें एक साथ भरे हुए थे। जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर डालने का जुनून उसके चेहरे से टपकता था। सानवी का बस उससे इतना सा ताल्लुक था कि वह रोज उसके सामने से होकर कॉलेज गेट में दाखिल होती थी। लेकिन आज आर्यन ने उसकी राह रोक ली। कार के सामने खड़े होकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कहाँ भाग रही हो? पहले ये बताओ, ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? सानवी रुकी। उसकी उंगलियां किताबों को और कसकर पकड़ गईं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बीच सड़क पर सबके सामने उसकी किताबें छीनकर जमीन पर फेंक दी। राह चलते लोग रुक गए, किसी ने मोबाइल कैमरा भी निकाल लिया। सानवी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। उसे नहीं पता था कि उसकी चुप्पी से आर्यन और भड़क जाएगा। आर्यन उसकी टूटी किताबों पर पैर रखते हुए बोला, ये कॉलेज में पढ़ने का भी हक है तुम्हारा। पहले अपने घर की हालत देख लो, फिर बड़े बड़े सपने देखना। सानवी के भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ और मजबूत हो गया। उसने धीरे से किताबें उठाई, धूल झाड़ी और आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, हक सपनों का नहीं, मेहनत का होता है। तुम छीनोगे तो भी नहीं रुकूंगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे पर अपमान की आग भड़क उठी। वह खुद को रोक नहीं पाया और धक्का देते हुए सानवी को सड़क के बीचों बीच गिरा दिया। लोग चौंक गए। सानवी गिरी, मगर उठ खड़ी हुई। लेकिन इस बार किसी और की नजर उससे पहले उठी थी। एक काली बाइक तेजी से ब्रेक मारकर उनके सामने रुकी। हेलमेट हटाते ही हवा में एक सख्त, मजबूत आवाज गूंजी, बस, बहुत हो गया। भीड़ फुसफुसाई, ये तो नया वाला स्पोर्ट्स कोच है, वीर। आर्यन पलटा, उसकी जबान बंध गई। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरह बीच सड़क पर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। वीर ने एक कदम आगे बढ़कर सानवी के सामने खड़ा होते हुए कहा, जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो, वह तुमसे कई गुना ज्यादा बहादुर है। सानवी ने पहली बार उस अनजान शख्स की आंखों में देखा। उनमें गुस्सा नहीं, सुरक्षा थी। आर्यन हंसा, ओह, तो अब तुम उसके हीरो बनोगे? वीर ने बिना मुस्कुराए कहा, नहीं, मैं इंसान बनकर आया हूं। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। आर्यन वापस भड़क उठा और कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। भीड़ और भी बड़ी हो चुकी थी। हर कैमरा अब आर्यन की तरफ था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भीड़ की फुसफुसाहट अचानक गहरी चुप्पी में बदल गई जब आर्यन ने गुस्से में अपने सुर ऊंचे करते हुए वीर की कॉलर पकड़ने की कोशिश की। लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि वीर ने इतनी तेजी से उसकी कलाई थाम ली कि आर्यन की आंखें फैल गईं। वीर की पकड़ में न ताकत का दिखावा था, न धमकी, बस एक नियंत्रण, एक चेतावनी। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, कॉलर तभी पकड़ना जब सामने वाला तुम्हें जवाब देने के लायक समझे। भीड़ से ओह जैसी धीमी आवाजें उठीं। आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि उससे किसी ने इस तरह की बात कहने की हिम्मत की है। वह तड़ककर पीछे हट गया, लेकिन चेहरे पर बनी हुई जलन साफ दिख रही थी। सानवी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अपने फटे नोट्स को संभालते हुए बोली, बस जाने दीजिए, इससे बहस करना फायदेमंद नहीं है। वीर उसकी ओर मुड़ा,
उसकी आंखों में एक अनकहा भरोसा उभर आया। ये बहस नहीं, सीमा है, उसने कहा। किसी को भी तुम्हें अपमानित करने का अधिकार नहीं है। आर्यन ने दांत भींचते हुए कहा, तुम दोनों को कॉलेज में देख लूंगा। ये सड़क शायद तुम्हारी हो गई हो, मगर कॉलेज में रूल मेरे हैं। वीर मुस्कुराया। वो एक धीमी, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। कानून एक ही जगह नहीं रहता, आर्यन। तुम्हारे रूल वहां तक चलते हैं जहां तक इंसानियत की हदें शुरू नहीं होती। भीड़ की फुसफुसाहट तेज हो गई। आर्यन इस माहौल को सहन नहीं पा रहा था। वह पलटा, कार में बैठा और गाड़ी को तेज रफ्तार से वहां से निकाल ले गया। जैसे ही उसकी कार ओझल हुई, कैमरे नीचे हुए, लोग धीरे धीरे हटने लगे। सानवी जमीन पर बैठकर अपनी नोटबुक के पन्ने समेटने लगी। वीर उसके पास आकर घुटने के बल बैठा। तुम ठीक हो? सानवी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक हूं। ऐसे थपेड़ों की आदत है। वीर ने उसकी नोटबुक उठाई, पन्नों के फटे किनारों को देखकर बोला, कभी भी दर्द की आदत मत बनाओ। ये इंसान को गलत जगह झुका देती है। सानवी ने पहली बार थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें अब भी नम थीं। मैं बस चुप रहना सीख गई हूं। वीर ने पन्ने समेटकर उसे दिए और कहा, अगर चुप रहना ही काफी होता तो तुम्हारे जैसे लोग कभी जीतते नहीं। सानवी, तुम्हारी ताकत तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। सानवी उसकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आवाज में जो सादगी थी, वो किसी सहारे जैसी लगी, अनजाने मगर भरोसेमंद। अचानक एक लड़की उनके पास आई, हल्की घबराहट और मोबाइल हाथ में पकड़े हुए। मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसने जल्दी से कहा। सिर्फ फोटो ली थी, बस इसलिए कि किसी को सबूत चाहिए हो तो। सानवी ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुमने वो पोस्ट नहीं किया, है ना? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मैं चाहूं तो आज ही वायरल कर सकती हूं, लेकिन क्या तुम चाहती हो? सानवी ने उस फोटो की तरफ देखा जिसमें उसकी किताबें बिखरी थीं। आर्यन उग्र खड़ा था और वीर बाइक से उतरते हुए दिखाई दे रहा था। वह एक पल को सोच में पड़ गई। वीर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, फैसला तुम्हारा है, लड़ाई तुम्हारी है, मैं बस साथ खड़ा हूं। सानवी ने फोटो वापस लड़की को देते हुए धीरे से कहा, अभी नहीं। मैं चाहती हूं कि ये लड़ाई सड़क पर नहीं, सच के बीच लड़ी जाए। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अलग हो। गुड लक। वह चली गई। वीर ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूं कॉलेज तक। सानवी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, लोग बात बनाएंगे, और वैसे भी मुझे अपनी राह खुद चलनी है। वीर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कभी जरूरत हो, सिर्फ आवाज देना काफी है। सानवी धीरे धीरे कॉलेज की ओर बढ़ने लगी। 2 कदम चलकर वह रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, आज अगर आप नहीं आते तो शायद मैं टूट जाती। वीर ने जवाब दिया, तुम इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं लगती। सानवी हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। कॉलेज गेट के अंदर कदम रखते ही वह माहौल बदल गया। हर नजर उसका पीछा कर रही थी, कुछ सहानुभूति से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ मजाक की वजह से। पर सानवी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर आर्यन कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में तूफान की तरह घूम रहा था। उस कोच ने मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने। पापा को बताना पड़ेगा। उसके दोस्त बोले, लेकिन भाई, वीडियो भी तो बन गए होंगे, मामला पलट भी सकता है। आर्यन ठहाका मार कर बोला, तुम बस देखना, खेल मैं ऐसा पलटूंगा कि सारी दुनिया उस लड़की को गलत समझेगी। मेरे बाप इस कॉलेज के मालिक हैं, कौन खड़ा होगा मेरे खिलाफ? तभी दरवाजा खुला और अंदर प्रिंसिपल मल्होत्रा आए। सख्त चेहरा, तीखे कदम और आंखों में एक अजीब चिंता। आर्यन ने उनकी तरफ भागकर कहा, डैड, आपने देखा?
उस गरीब लड़की ने कैसे? प्रिंसिपल ने उसे रोका। आर्यन, तुम्हें मेरे केबिन में अभी आना है, बहुत जरूरी बात है। आर्यन चौंक गया। क्या हुआ? पिता के चेहरे पर पहली बार डर जैसा कुछ था। तुम्हारी हरकतें अब सिर्फ कॉलेज तक नहीं रहीं, मामला बाहर पहुंच चुका है। आर्यन हकबका गया। क्या? प्रिंसिपल ने धीरे से कहा। किसी ने सड़क वाली घटना की सीसीटीवी फुटेज मुझे भेज दी है। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन भेज सकता है? प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेकर कहा। कोई जिसे तुमने कमजोर समझा। और उसी वक्त सानवी कॉलेज के अंदर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी जहां उसका भविष्य, उसका संघर्ष और उसका सच पहली बार टकराने वाला था। सानवी कॉलेज के गलियारे से गुजर रही थी, लेकिन आज हर कदम जैसे भारी हो गया था। दीवारों पर लगे नोटिस, सीढ़ियों की आवाज, क्लास के बाहर खड़े स्टूडेंट्स, सब कुछ वैसे ही था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ी आंधी आने वाली है और वह उससे बचने के बजाय उसका सामना करने को तैयार हो रही है। जैसे ही वह विभाग की ओर मुड़ी, एक लड़का उसके सामने आकर बोला, सानवी, सुना तुमसे प्रिंसिपल बात करना चाहते हैं। सानवी का दिल एक पल को भारी हुआ। वो मेरे बारे में क्यों बुला रहे हैं? लड़के ने कंधे उचकाए। शायद सड़क वाली घटना की वजह से आर्यन भी उनके केबिन में है। सानवी की सांस जैसे उलझ गई। उसे पता था कि सच्चाई उसके साथ है, लेकिन सत्ता हमेशा सच्चाई की दोस्त नहीं होती। वह धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके भीतर का डर पिघलकर हिम्मत में बदल रहा था। उधर प्रिंसिपल अपने केबिन में बेचैन होकर चहलकदमी कर रहे थे। आर्यन कुर्सी पर बैठा था, पैर हिलाते हुए, जैसे उसे भरोसा था कि उसके पिता किसी भी हालत में उसे नहीं डांटेंगे। लेकिन आज हालात कुछ और ही थे। प्रिंसिपल ने गहरी आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? आर्यन ने बेपरवाही से कहा, डैड, आपने सीसीटीवी देखा होगा। वो लड़की ड्रामा कर रही है। मैं बस चुप। इस एक शब्द ने आर्यन को वहीं जकड़ दिया। उसने अपने पिता को कभी इस तरह बोलते नहीं सुना था। प्रिंसिपल ने मेज से एक यूएसबी निकाली और उसे हिलाते हुए बोले, ये फुटेज किसी अनजान ईमेल से मुझे भेजी गई है। सड़क पर जो हुआ सब रिकॉर्ड में है। कैमरा तुम्हारे हर वाक्य, हर हरकत को दिखा रहा है। आर्यन हड़बड़ा गया। लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा था। प्रिंसिपल की आंखें लाल हो गईं। मजाक? किसी लड़की की इज्जत से, उसके सपनों से, और वो भी मेरे कॉलेज के सामने? आर्यन ने सफाई देने की कोशिश की। डैड, आप समझ नहीं रहे, वो लड़की। प्रिंसिपल चीखे नहीं, लेकिन उनकी आवाज इतनी गहरी हो गई कि कमरा कांप गया। तुम्हें पता भी है ये कॉलेज यहाँ कैसे खड़ा है? इज्जत से। उस इज्जत को तुमने पहले कभी नहीं समझा, लेकिन आज तुमने उसे तोड़ दिया है। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे खुला। सानवी अंदर आई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सानवी ने सिर झुकाया। सर, आपने बुलाया था? प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, सानवी, बैठो। सानवी ने कुर्सी पर बैठने से पहले आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न रोष, बस दृढ़ता। प्रिंसिपल उसके सामने बैठे और बोले, मुझे आज सब कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सानवी हकबका गई। माफी? सर? हाँ, प्रिंसिपल बोले, क्योंकि मेरी परवरिश मेरे बेटे में इंसानियत नहीं जगा पाई और इसका असर तुम पर पड़ा। आर्यन ने चौंक कर कहा, डैड, आप उस लड़की के सामने? प्रिंसिपल ने उसे घूरा। आर्यन, अब तुम खामोश रहोगे। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मैं आज ये कर रहा हूं। सानवी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीमे पर स्थिर स्वर में कहा, सर, सड़क पर जो हुआ
उसकी जरूरत नहीं थी। मैं बस कॉलेज पढ़ने आती हूँ, किसी से लड़ाई नहीं चाहती, प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, सानवी। तुम्हारे खिलाफ हुई नाइंसाफी इस कॉलेज की छवि पर भी है। मुझे इसका समाधान निकलना होगा, सानवी ने धीरे से कहा। मैं चाहती हूँ कि आर्यन को सजा मिले, पर वो ऐसी हो जो किसी और लड़की पर कभी दुस्साहस न करे। आर्यन की भौहें तना गईं। सजा? मुझे? मैं? प्रिंसिपल ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। बस। कमरे में गूंज फैल गई। आर्यन को अपनी आंखें जमीन पर झुकानी पड़ी। प्रिंसिपल ने कहा, आज से आर्यन, तुम्हारे सारे विशेषाधिकार निलंबित। न कोई कार, न कोई प्राइवेट सुविधा, न कोई सामाजिक कार्यक्रम। तुम स्टूडेंट्स के बीच एक सामान्य छात्र की तरह रहोगे। और सबसे जरूरी, तुम्हें उस लड़की से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। आर्यन ने अविश्वास में कहा। डैड, नो वे। सानवी कुछ बोलने ही वाली थी कि एक जाना पहचाना स्वर बाहर से आया। दरवाजा खुला। वीर अंदर आया, हल्का पसीना माथे पर, जैसे वह भाग कर आया हो। उसने प्रिंसिपल को सलाम किया। सर, मुझे पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने कहा। हाँ, वीर, बोलो। वीर ने सानवी की ओर देखा। सर, सड़क पर जो हुआ, वह सिर्फ एक घटना नहीं, वह चेतावनी है। अगर आज इसे रोका नहीं गया तो कल किसी और लड़की के साथ होगा। और कॉलेज की सुरक्षा का हिस्सा होने के नाते मैं चाहता हूं कि सानवी को न्याय मिले, पूरा न्याय। सानवी पहली बार उसकी आवाज में वो जुनून महसूस कर रही थी जो उसकी खुद की चुप्पी में हमेशा दब जाता था। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, वीर। कमरे में छाई भारी चुप्पी के बीच अचानक बाहर भीड़ की आवाज सुनाई देने लगी। कोई चिल्ला रहा था। वीडियो वायरल हो गई है। तीनों, सानवी, वीर और प्रिंसिपल, एक साथ बाहर देखने लगे। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो किसने डाली? सानवी के मन में वही लड़की याद आई जिसने कहा था कि उसने कुछ पोस्ट नहीं किया। तो फिर कौन? भीड़ और तेज हो गई। छात्रों के फोन में वही फुटेज चमक रही थी। आर्यन की दादागिरी, सानवी का गिरना और वीर का हस्तक्षेप। हवा भारी हो गई। उंगलियां आर्यन पर उठने लगीं। फुसफुसाहटें शोर में बदलने लगीं। और तभी किसी ने कहा, डीन भी आ रहे हैं। मामला बाहर तक पहुंचा है। प्रिंसिपल की आंखों में तनाव गहराया। सानवी के भीतर धड़कनें तेज हो गई। आर्यन की गर्दन जैसे खुद ब खुद झुकने लगी। और वीर, उसने धीरे से सानवी के कंधे पर हाथ रखा। अब सच्चाई खुद चलकर बाहर आई है, उसने कहा। अब किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, बस सामना करने की जरूरत है। भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ डीन आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे मीडिया की माइकें भी चमक रही थीं। डीन तेज कदमों से भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैमरों की चमक, छात्रों का शोर और हवा में फैला तनाव, सब कुछ माहौल को किसी विस्फोट से पहले की खामोशी जैसा बना रहा था। वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे कैंपस में फैल चुकी थी और अब हर कोई जानता था कि सड़क पर क्या हुआ था। डीन के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने प्रिंसिपल मल्होत्रा की ओर देखते हुए कहा, हमें तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में बात करनी होगी। मामला अब कॉलेज के बाहर भी चर्चा में है। भीड़ हद। सानवी ने घबराकर इधर-उधर देखा। वीर उसके पास खड़ा रहा, बिना किसी दिखावे के, बस उसके मनोबल को थामने के लिए। डीन ने सानवी की तरफ देखा। तुम भी साथ चलो, तुम्हारी बात सबसे जरूरी है। आर्यन पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो अहंकार अब कहीं नहीं था। पहली बार उसकी चाल में घबराहट थी और आंखों में डर। ऑफिस के अंदर माहौल एकदम शांत था, जैसे बाहर की हलचल यहां पहुंचकर रुक गई हो। डीन ने मेज के सामने 3 कुर्सियां रखवाईं और बोले, बैठो, हमें पूरा सच जानना है।
सानवी ने अपनी किताबें पकड़ी हुई थीं। वह बैठने से पहले भी उन्हें ऐसे पकड़ रही थी जैसे वही उसका कवच हो। डीन ने आर्यन से शुरुआत की। वीडियो में जो दिख रहा है, क्या वह सच है? आर्यन ने होंठ भींचे। वो वीडियो में चीजें अलग लगती हैं, सर। असल में मैं बस। डीन ने हाथ उठाकर उसे रोका। काफी है, हम रॉ फुटेज देख चुके हैं। कोई एंगल नहीं बदला गया। आर्यन ने नजरें झुका लीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पिता की शक्ति, कॉलेज की सत्ता और उसका रवैया आज किसी काम नहीं आने वाला। डीन ने सानवी की तरफ देखा। तुम बताओ। जो हुआ वो वीडियो से अलग था, सानवी ने धीरे से कहा। नहीं सर, जो हुआ वही था। मैं लड़ना नहीं चाहती थी, बस अपनी किताबें बचाना चाहती थी। डीन ने सिर हिलाया और फिर गहरी आवाज में बोले, सानवी, तुमने हिम्मत दिखाई है, लेकिन यह कॉलेज तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। वीर चुपचाप सुन रहा था, चेहरे पर स्थिरता। प्रिंसिपल मल्होत्रा ने आगे कहते हुए कहा, मैंने आर्यन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय डीन और कमेटी का होगा। आर्यन ने चौंक कर कहा, डैड, आप सच में मुझे सजा दिलवाना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने दृढ़ नजर से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इंसान बनना आए, और इस बार ये सजा नहीं, सीख होगी। आर्यन की सांसें भारी होने लगी। डीन बोले, क्योंकि तुम्हारी हरकत सिर्फ बदतमीजी नहीं, सत्ता का दुरुपयोग थी। हम इसे मिसाल बनने देंगे, लेकिन गलत वाली नहीं, सही वाली। सानवी ने धीमे स्वर में कहा, सर, मैं किसी को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि आर्यन समझे, गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं, उसके समाज की भी होती है। अगर आप उसे सुधारने का मौका देंगे, तो शायद वो किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा। डीन ने उसकी बात को ध्यान से सुना। वीर ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर गर्व था। फिर डीन ने कहा, ठीक है सानवी, तुम्हारी बात मानते हुए हम सजा को सुधारात्मक दिशा देंगे। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन डीन ने अगला वाक्य बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह बच गया। आर्यन का चेहरा फिर उतर गया। डीन ने आदेश पढ़ना शुरू किया। पहला, आर्यन को 3 महीने के लिए सभी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। दूसरा, वह कॉलेज की कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेगा, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। तीसरा, उसे सानवी से आधिकारिक, लिखित और सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। और चौथा, हफ्ते में एक बार उसे काउंसलिंग सेशन में जाना होगा। आर्यन ने जैसे हार मानकर सीट पकड़ ली। उसके पास बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा था। सानवी ने धीरे से कहा, शुक्रिया सर। डीन ने कहा, नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने आज उस लाइन को छुआ है जहां डर खत्म होता है और सच्चाई की शुरुआत होती है। तभी बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक चपरासी अंदर आया और बोला, सर, मीडिया बाहर खड़ी है, वो इस मामले पर आपका बयान चाहती है। डीन ने कहा, अभी नहीं, पहले छात्रों को संभालो। चपरासी चला गया, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद होने ही वाला था कि वहां किसी की आवाज सुनाई दी, 1 मिनट, मुझे अंदर आने दो। वीर ने दरवाजे की ओर देखा। यह वो लड़की थी जिसने पहले कहा था कि उसने फोटो ली है। उसके हाथ में फोन था, चेहरा घबराया हुआ। वह बोली, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, लेकिन किसी ने मेरे फोन से कर दिया है। सानवी हैरानी से बोली, तुम्हारे फोन से? लेकिन कैसे? लड़की ने कांपते हुए कहा, मुझे लगा था वो सिर्फ फोटो है, लेकिन जब आपने मना किया तब मैं हिचकिचाई। शायद किसी ने भीड़ में मेरे फोन को छू लिया, मुझे पता भी नहीं चला। डीन गंभीर हो गए। इसका मतलब किसी और ने जानबूझकर वीडियो फैलाया। वीर ने कहा, मगर कौन और क्यों? लड़की ने धीरे से कहा, मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया वीडियो अपलोड होने के बाद। उस नोटिफिकेशन में लिखा था,
सच को छिपाया नहीं जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। कौन ऐसा कर सकता है? किसका मकसद था? क्या सच में कोई सानवी की मदद करना चाहता था या किसी की कोई और योजना थी? वीर ने सानवी की ओर देखा। सानवी ने धीरे से सिर झुकाया। कहानी अब सड़क और कॉलेज से आगे बढ़ चुकी थी। अब कोई और भी था इस खेल में, और बाहर मीडिया की हलचल बढ़ती जा रही थी। कमरे में फैली खामोशी किसी अनकहे तूफान जैसी थी। वीर, प्रिंसिपल, डीन, आर्यन, सानवी, सभी के चेहरों पर अलग अलग सवाल, शक और बेचैनी साफ दिख रही थी। सच को छिपाया नहीं जा सकता, ये एक वाक्य था, लेकिन उसमें छिपा इरादा बहुत बड़ा था। डीन ने गहरी सांस ली। जिसने भी ये किया है, वो सिर्फ तमाशा नहीं चाहता, उसे सच दुनिया के सामने लाने की जल्दी है। वीर ने धीरे से पूछा, लेकिन क्यों? किसका मकसद हो सकता है? और वो भी इस लड़की के फोन से? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा कोई पास खड़ा था, पर इतनी भीड़ थी कि पहचानना मुश्किल है। प्रिंसिपल मल्होत्रा ने डीन से कहा, हमें पहले छात्रों को संभालना होगा। मीडिया बाहर खड़ी है। अगर ये वीडियो ऐसे ही फैलता रहा तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है। डीन ने सिर हिलाया। हाँ, पर उससे भी जरूरी है ये समझना कि वीडियो फैलाने वाला कौन है और क्या वो मदद करना चाहता है या इस आग को और भड़काना। सानवी ने धीरे से कहा, सर, शायद वो कोई भला इंसान हो जिसके पास हिम्मत थी। मैं नहीं चाहती कि उसका मकसद गलत समझा जाए। वीर ने उसकी ओर देखा। लेकिन जो तरीका सही नहीं होता, उसका असर भी सही नहीं होता। सानवी, भीड़ की नजरें सच को नहीं समझती, वो सिर्फ देखा हुआ याद रखती हैं। आर्यन तब तक चुप था, अपनी हथेलियां मरोड़ता हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार अपराधबोध की झलक दिख रही थी, पर वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डीन ने अचानक उससे पूछा, आर्यन, तुमने किसी को बताया था कि घटना की फुटेज है या किसी से झगड़ा किया? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं सर, मैं किसे बताऊंगा? मुझे तो पता भी नहीं था कि सीसीटीवी में कैद हो गया है। डीन ने हल्की आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, लेकिन वो आश्वस्त नहीं थे। उसी वक्त दरवाजे के बाहर हलचल हुई। 2 और चपरासी अंदर आए। उनमें से एक बोला, सर, मीडिया बोल रही है कि अगर आप अभी बाहर बयान नहीं देते तो वो वीडियो को प्रिंसिपल के बेटे की दबंगई हेडलाइन से दिखाएंगे। प्रिंसिपल मल्होत्रा के चेहरे का रंग उतर गया। डीन ने गंभीर स्वर में कहा, कह दो हम 5 मिनट में बाहर आते हैं। चपरासी चला गया। डीन ने सानवी और वीर की तरफ मुड़कर कहा, हम बाहर जाकर इस मामले पर एक आधिकारिक बयान देंगे। पर उससे पहले उन्होंने मेज पर पड़ी फुटेज वाली पेन ड्राइव को उठाया। ये वीडियो यही रहेगा, इसे कोई बाहर नहीं ले जाएगा। फिर उन्होंने आर्यन से कहा, तुम मेरे साथ चलोगे और बाहर मीडिया के सामने वही कहोगे जो सच है। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं। आर्यन ने डरते हुए कहा, लेकिन लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरी इज्जत। डीन ने उसे बीच में रोक दिया। इज्जत कर्मों से कमाई जाती है, ताकत और पद से नहीं। वीर ने हल्की आवाज में जोड़ा, आज तुम्हें समझ आएगा कि अपमान तुमने झेला नहीं, किसी और को दिया था। आर्यन चुप हो गया। डीन ने बाहर जाने से पहले सानवी से पूछा, तुम चाहो तो हमारे साथ बाहर चल सकती हो, ये तुम्हारा अधिकार है। सानवी के कदम थम गए। वह बाहर से आ रही शोर की आवाज सुन सकती थी। कैमरों की फ्लैश, भीड़ की गुनगुनाहट, फोन की रिकॉर्डिंग की ध्वनि। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे पीड़ित समझें। मैं अपना वक्त आए बिना सामने नहीं आऊंगी। सर, डीन मुस्कुराए। बहुत समझदार फैसला। वीर ने हल्के सुर में पूछा, तुम ठीक रहोगी? सानवी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ डराता नहीं।
क्योंकि मैं सच पर खड़ी हूं। वीर उसे एक पल तक देखता रहा, जैसे उसकी मजबूती को पढ़ रहा हो। फिर उसने दरवाजा खोलकर कहा, हम जल्द वापस आकर तुम्हें बताएंगे कि बाहर क्या हुआ। डीन, प्रिंसिपल और आर्यन बाहर चले गए। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमरा शांत था, बहुत शांत। लड़की, जिसके फोन से वीडियो पोस्ट हुआ था, धीरे से बोली, मुझे सच में नहीं पता किसने किया, सानवी। लेकिन अगर उसने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तो शायद वो चाहता है कि तुम्हारी आवाज दबे नहीं। सानवी एक पल को सोच में पड़ गई। हाँ, लेकिन कभी कभी आवाज का सही समय भी जरूरी होता है। अगर सच को जल्दी बाहर धकेल दिया जाए तो लोग उसे गलत समझ लेते हैं। लड़की ने सिर झुका लिया। माफ करना। सानवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी गलती नहीं थी। भीड़ में कोई भी फोन छू सकता है। पास खड़ा वीर उन्हें सुन रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, सानवी, क्या तुमने ध्यान दिया? उस नोटिफिकेशन में लिखा था, सच को छिपाया नहीं जा सकता। ये एक साधारण इंसान की भाषा नहीं लगती। ये कोई ऐसा कह सकता है जो तुम्हें जानता हो, या आर्यन को। सानवी ने घबरा कर कहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? वीर धीरे से बोला, इस कॉलेज में हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिन्हें आर्यन के खिलाफ निजी दुश्मनी है। सानवी चौंक गई। क्या आप कह रहे हैं कि किसी ने उसे फंसाने के लिए वीडियो कहलाया? वीर ने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। किसी ने मौका देखकर वीडियो बाहर किया। हो सकता है वह सही इंसान हो, और हो सकता है वह बिल्कुल सही न हो। सानवी की धड़कनें तेज हो गई। तभी बाहर से मीडिया का शोर और बढ़ने लगा। लग रहा था जैसे कुछ बड़ा हुआ है। वीर ने दरवाजे की ओर देखा। कुछ गड़बड़ है, मैं देख कर आता हूं। वह तेजी से बाहर गया। सानवी और लड़की अकेली रह गईं। कमरे में तनाव गहरा हो गया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वीडियो के नीचे नया कमेंट आया है। ये किसने लिखा? ये धमकी लग रही है। सानवी का दिल जोर से धड़क उठा। लड़की मोबाइल उठाकर बाहर भागी। सानवी हिम्मत करके दरवाजे के पास पहुंची। बाहर हर कोई अपने फोन में कुछ पढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे एक छात्र ने कहा, कमेंट में लिखा है। सानवी ने कान खींचकर सुना। ये तो बस शुरुआत है, असली सच अभी बाहर नहीं आया। और उसके नीचे एक अजीब, अनपहचानी प्रोफाइल। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक चिन्ह, एक टूटी हुई घड़ी का निशान। उसी सड़क पर शुरू हुई कहानी आखिर उसी सड़क पर लौटकर खत्म होने वाली थी। लेकिन इस बार हवा का रुख बदल चुका था। वही सड़क जहां कभी सानवी अपमानित हुई थी, आज वही जगह उसके संघर्ष, हिम्मत और जीत की साक्षी बनने वाली थी। कॉलेज के सामने जमा भीड़, मोबाइल कैमरों की चमक और आर्यन के अहंकार में पहली बार दरारें, सब मिलकर एक ऐसी घड़ी बना रहे थे जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाती। मामला कॉलेज की चारदीवारी से निकालकर पूरे शहर तक पहुंच चुका था। प्रिंसिपल मल्होत्रा ने बेटे के लिए जितने तर्क दिए, उतने ही सवाल उभर आए। वीडियो वायरल होने के बाद शहर के अखबारों ने भी यही लिखा, सड़क पर एक गरीब लड़की की बेइज्जती, लेकिन उसकी चुप्पी ने खड़ी कर दी तूफान। और तूफान सचमुच खड़ा हो चुका था। शिक्षा समिति ने त्वरित बैठक बुलाई, जहां सानवी को पहली बार बुलाया गया। वह साधारण सी सूती सलवार कमीज में आई, लेकिन आंखों में वही चमक थी जिसने कभी आर्यन को चुभाया था। सामने बड़े बड़े अफसर, रिपोर्टर और उनके बीच बैठा आर्यन, जिसकी चालाक मुस्कान गायब हो चुकी थी। जब उससे पूछा गया कि वह क्या चाहती है, बदले में क्या मांगना चाहती है, सानवी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे कोई सजा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये कॉलेज हर उस बच्चे के लिए खुला रहे जिसका सपना बड़ा है पर जेब छोटी, और कोई आर्यन किसी दूसरी लड़की की पढ़ाई या इज्जत के रास्ते में न आए। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया।
अफसर एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल मल्होत्रा की आंखें नीचे झुक गईं और एक पल बाद तालियां गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज हर दिल को छू गई हो। लेकिन कहानी का मोड़ अभी बाकी था। अगले दिन कॉलेज के मैदान में एक बड़ा आयोजन हुआ। मंच तैयार था, सामने हजारों बच्चे, रिपोर्टर और शहर के अधिकारी मौजूद थे। सानवी को मुख्य अतिथि की तरह बुलाया गया। उसकी माँ पहली बार इतनी बड़ी भीड़ के सामने बैठी थी। आंखों में गर्व की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। मंच पर प्रिंसिपल मल्होत्रा आए, पहली बार विनम्र और टूटे हुए। उन्होंने माइक्रोफोन संभाला और बोला, आज मैं अपने बेटे की गलती पर माफी मांगता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते, एक पिता होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। मल्होत्रा ने आगे कहा, और इसी शर्म को सुधारने के लिए आज से इस कॉलेज में सानवी स्कॉलरशिप शुरू की जाती है। उन बच्चों के लिए जिनके पास हुनर है पर हालात उनका साथ नहीं देते। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सानवी की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। यह उसकी जीत थी, न दादागिरी की, न बदले की, बल्कि इंसानियत और साहस की जीत। फिर मंच पर वीर को बुलाया गया, वही जिसने सड़क पर पहली बार उसके लिए आवाज उठाई थी। वीर ने भीड़ की ओर देखकर कहा, हमें ये समझना होगा कि ताकत किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को उठाने के लिए होती है। अगर उस दिन मैं चुप रहता तो शायद आज यह बदलाव नहीं आता। इसलिए एक आवाज हमेशा फर्क डालती है, चाहे वो कमजोर की क्यों न हो। और अचानक भीड़ में सबकी नजरें उस तरफ चली गईं, जहां आर्यन अकेला खड़ा था। चेहरे पर पछतावा, आंखों में झुकाव। वह पहली बार अहंकार से बाहर निकला था। भीड़ चुप हो गई जब वह धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। आकर उसने माइक्रोफोन पकड़ा, सांस रोकी और सबके सामने बोला, मैंने जो किया गलत किया, बहुत गलत। शायद मैं अपने पिता की ताकत में इतना घमंडी हो गया था कि खुद को इंसान समझना भूल गया। सानवी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सानवी ने उसे देखा। यह वही लड़का था जिसने उसे कभी उठकर देखने का हक नहीं देना चाहा था। आज वही दुनिया के सामने सिर झुकाए खड़ा था। ये सच्ची जीत थी। भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा, सानवी उसे माफ करेगी क्या? लेकिन सानवी ने उस सवाल से पहले ही अपना जवाब दे दिया। गलती सुधारने की कोशिश ही असली सजा और असली माफी है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन उम्मीद है तुम खुद को बेहतर बनाओगे। आर्यन के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। शायद पहली बार उसने सम्मान महसूस किया, डर या दादागिरी नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। जब सब लोग जाने लगे, सानवी सीढ़ियां उतरते हुए अचानक रुक गई। वीर उसके पीछे आया और धीमे से बोला, जानती हो, तुमने सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए आवाज उठाई है जो चुप रह जाती है। सानवी मुस्कुराई, आवाज मेरी थी, हिम्मत आपकी वजह से मिली। वीर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलगसी नरमी थी। हवा बह रही थी, शाम धीरे धीरे उतर रही थी, और उसी सड़क पर खड़े वे दोनों भविष्य को नई दिशा देते दिख रहे थे। सानवी अब वही लड़की नहीं थी जिसे सड़क पर अपमानित किया गया था। वह एक मिसाल बन चुकी थी, एक कहानी जो आगे आने वाले कई सालों तक लोगों को साहस देगी। उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे और सपने पहले से ज्यादा ऊंचे। और आर्यन, उसने पहली बार सीखा था कि ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, चरित्र बनाता है। शहर की भीड़ छंटने लगी, लेकिन उस सड़क पर एक नई शुरुआत लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जो हर दिल में उम्मीद जगाती रही।